हेलो गाइस। तो हम लोग आ चुके एक नई क्लास में। और आप अगर एग्ज़ाम देने वाले हो कल फाइनेंस का, तो आप एक रात पहले भी अगर बेसिक्स में अगर जाके वीडियो 2x की स्पीड में देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कल का एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ और जल्दी जल्दी चीज़ें समझाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले फाइनेंस का मतलब क्या होता है। अगर कोई फाइनेंस का मतलब पूछे तो बेसिकली आप बोल सकते हो, इट इज़ द ब्लड ऑफ बिजनेस। इट इज़ ब्लड ऑफ बिजनेस। ये सेकेंडरी डेफिनेशन है, याद रखना। मतलब इसे साइड में लिख सकते हो आप, ठीक है ना। पर जो मेन डेफिनेशन होती है फाइनेंस का मतलब होता है, इट रेफर्स टू द इट रेफर्स टू आर्ट एंड द साइंस ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड यूजेज ऑफ फंड जिसको आप मनी बोल सकते हो आप। नाउ फाइनेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बिजनेस का ब्लड होता है एक तरीके से, ठीक है ना, जो कि बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी करने में हेल्प करता है। आपको डेफिनेशन लिखनी है तो पहले लिखना पड़ेगा, इट रेफर टू द आर्ट एंड द साइंस। ये आर्ट और साइंस दोनों ही अपने आप में, ठीक है ना। और द प्रोक्यूरमेंट ऑफ एंड यूजेज ऑफ फंड। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है बेटा किसी चीज को लेके आना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, फंड जो है आप उसको लेके आते हो, उसको खर्च करते हो किस तरीके से, तो उसको क्या बोलूंगा, फाइनेंस बोलूंगा मैं। इतनी सिंपल सी बात है और इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप बोल सकते हो फाइनेंस का मतलब एक और चीज है, वेल्थ मैनेजमेंट बोल सकते हो। वेल्थ मैनेजमेंट इज ऑल्सो फाइनेंस। वेल्थ का जो मैनेजमेंट होता है वो भी फाइनेंस ही एक तरीके से माना जाता है, ठीक है ना। ये वाली चीज है। अब ध्यान रखना, फाइनेंस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस। ये क्या इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है ये क्या है, सेपरेट नहीं हो सकता। यानी कि अगर बिजनेस है तो फाइनेंस भी होगा ही होगा। विदाउट फाइनेंस बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट। सिंपल सी बात है एकदम, लिख देना आप, विदाउट फाइनेंस बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट। अब जब कभी भी हम फाइनेंस में डील करते हैं तो फाइनेंस को ब्रॉडली दो चीज़ों में डिफाइन कर दिया हम लोगों ने। एक आपका पब्लिक फाइनेंस, एक है बिजनेस फाइनेंस। तो पहले एक एक करके समझते हैं पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। जब हम पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो पब्लिक फाइनेंस रेफर्स टू द गवर्नमेंट फाइनेंस। आप देख पा रहे हो, जो गवर्नमेंट का फाइनेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली पब्लिक फाइनेंस बोलेंगे। इसमें क्या होता है, अंडर दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एनालाइज्ड एनालाइज होती है इसमें गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। इट कुड बी रिलेटेड टू इट कुड बी रिलेटेड टू गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हो, या तो गवर्नमेंट की कंपनी के रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एजेंसीज होती हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो उनके जो फाइनेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट फाइनेंस। अंडर दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिंसिपल्स एंड मीन्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर स्टडीड। बजट ऑफ लोकल बॉडीज आर ऑल्सो कम अंडर दिस। बजट ऑफ लोकल बॉडीज का मतलब होता है, जैसे कि आप मान के चलो आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है उसको हम लोकल बॉडी मान के चलेंगे, या एमसीडी हो गया, ठीक है ना, जो आपकी साफ सफाई वगैरह कराते हैं वो सब लोग। तो जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, ध्यान रखना ये सब लोग गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट की एजेंसी अलग होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट की एजेंसी वो होती है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रही है, और गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं वो क्या होती है, जो बिजनेस कर रही हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग हैं आपकी। ये क्या पब्लिक फाइनेंस का पार्ट हो गया, जहाँ पे हम डायरेक्टली किसके फंड के साथ डील करेंगे, गवर्नमेंट के फंड के साथ डील करेंगे, डीलिंग विद द गवर्नमेंट फंड। ये वाली चीज है हमारी। नेक्स्ट अपना आता है बिजनेस फाइनेंस, जो सेकंड पार्ट है। और हमें पढ़ना भी यही है, पूरे थ्रू आउट द चैप्टर हमें बिजनेस फाइनेंस ही पढ़ना है। बिजनेस फाइनेंस का बेसिकली मतलब होता है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस। इट इज, या फिर इट इज लिख देना, इट इज, ठीक है ना। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड होता है। अब बिजनेस से रिलेटेड किस तरीके से होता है, इट कैन बी रिलेटेड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हो गया,
यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड हो सकता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस के रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है ये, ठीक है ना। किसी भी मतलब बिजनेस से अगर रिलेटेड है तो वो आपका बिजनेस फाइनेंस माना जाएगा। अब बिजनेस फाइनेंस की जब बात करते हैं तो बिजनेस फाइनेंस जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप में कंप्राइजेस करता है। कहने का मतलब क्या है, अब बिजनेस फाइनेंस में हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फंड, फ्रॉम द procurement of the fund to allocation of fund and effective utilization of fund। ये चीज है। हम लोग क्या करते हैं, फंड को प्रोक्यूर करते हैं, यानी कि कहीं से लेके आते हैं फंड को। फिर एफिशिएंट हम लोग प्रोक्यूरमेंट के बाद क्या करते हैं, फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड टू एलोकेशन ऑफ फंड, फिर हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं वो उसी फंड को, यानी कि उस फंड की कहाँ का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसको बांट देते हैं। और फिर उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं, जहाँ पे हमने बांट दिया सिर्फ बांटने से काम नहीं चलेगा, हमें उसका यूज भी करना पड़ेगा। ठीक है, सपोजिटली अगर आपके 50 करोड़ रुपए हैं, जो कि आपने क्या करा है, 25 करोड़ तो आपने लोन से लिया। आप एग्जाम्पल को लिख के आ सकते हो अपने एग्जाम में। इससे क्या है, कंटेंट जो होता है वो वाइड हो जाता है। ठीक है ना, आपको क्योंकि ये क्वेश्चन है उसको हार्डली आप 10 पेज में लिख के आने वाले हो। अब 10 पेज में जब एक आंसर को लिख के आओगे तो सिर्फ डेफिनेशन लिखने से काम नहीं चलेगा, आप उसका रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी भी बताओगे, आप ये भी बताओगे कि एग्जाम्पल्स क्या है उसके रियल लाइफ, तब जाके आपके 10 पेज भर पाएंगे। अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा कि आप इस कंटेंट को एक्सपेंड कर सकें, क्योंकि जो आपके कॉलेज लेवल पे जो पेपर बनता है वो 15 नंबर का होता है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 7 या 15 नंबर के क्वेश्चन में एटलीस्ट 8 से 12 पेज लिखना जरूर मैंडेटरी रहता है। तो इसके लिए अगर एक्सपेंड करना है अगर आपको, तो फिर आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी, जैसे कि एग्जाम्पल को कोट करना। तो वापस आते हैं अपनी चीज़ में, 50 करोड़ रुपए की अगर बात कर रहे हैं, जैसे 25 करोड़ लोन पे है, थोड़ा इसको और अच्छे से लिख देता हूँ मैं। अगर 50 करोड़ की बात है, जिसमें से 25 करोड़ लोन है और 25 करोड़ आपका ओन फंड है, तो बेटा इस वाली स्टेज को क्या बोलूंगा मैं, स्टेज 1। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, फंड को प्रोक्यूर कर लिया मैंने। अब यहाँ पे उस 50 करोड़ को मैंने क्या करा, एचआर डिपार्टमेंट को दे दिया 10, 20 करोड़ दे दिया मार्केटिंग वालों को, 10 दे दिया सेल्स वालों को, और 10 दे दिया मैंने फाइनेंस वालों को। तो ये क्या वाली स्टेज क्या हो गई हमारी, एलोकेशन वाली स्टेज हो गई, यानी कि स्टेज 2 हो गई। और अब ये यूज जो करेंगे अपने अपने से, सपोज करो एचआर ने क्या करा, हायरिंग करते हुए पैसा खर्च कर दिया, मार्केटिंग वालों ने मार्केटिंग में पैसा खर्च करा, सेल्स वालों ने सेल्स में खर्च करा, और फाइनेंस वालों ने फाइनेंस में खर्च करा। ये सब चीजें हुई, तो ये क्या हो गया, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो गया इस चीज का। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस इन द बिजनेस। कहने का मेरा मतलब क्या है, जो फाइनेंस है वो आज जैसा हमें लगता है कि फाइनेंस जो है वो आज बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है, ट्रेडिशनल टाइम में ऐसा नहीं था। जब कभी भी हम फाइनेंस के बारे में स्टडी करते हैं, सॉरी, जब कभी भी हम फाइनेंस के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको ब्रॉडली दो जगहों पे तोड़ दिया जाता है, एक मॉडर्न फाइनेंस, एक ट्रेडिशनल फाइनेंस। एक तो हो गया आपका मॉडर्न फाइनेंस, एक हो गया ट्रेडिशनल। आप चाहो तो आप इसके लिए बहुत लंबी स्टडी कर सकते हो, या फिर मैं आपको टू द पॉइंट अगर बात बताऊं तो हुआ क्या, मॉडर्न फाइनेंस में आप सबसे पहले क्या कर, ट्रेडिशनल में क्या करते हो सबसे पहले, ये क्या था, स्पॉटिक फंक्शन था ये, स्पॉटिक फंक्शन था ये, आप ये लिख के आ सकते हैं इसमें। स्पॉटिक फंक्शन का मतलब होता है वो चीज जो कभी कभी इस्तेमाल होती है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये क्या है, एक्सटर्नल था, यानी कि हम सिर्फ क्या करते थे, बाहर वालों को दिखाने के लिए करते थे। इट इज यूज फॉर एक्सटर्नल पर्पस, एक्सटर्नल पर्पस के लिए होता था। यहाँ पे हम लोग क्या डील कर, अच्छा ये डील किस में करता था, केवल प्रोक्यूरमेंट
एंड यूटिलाइजेशन। प्रोक्यूरमेंट यूटिलाइजेशन में यू काम करता था बस ये, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और है आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। ये था, ये सेकेंडरी फंक्शंस में आता था, यानी कि वो फंक्शन जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बिजनेस के अंदर। और पास्ट टाइम्स में इसका यूज़, जैसे कि फाइनेंस का जो यूज़ है पास्ट में, फाइनेंस का यूज़ भी क्या होता था, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स हो गए, शेयर्स हमें लिस्ट करवाने हैं हमें तो, ठीक है ना, ओपनिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है, रेजिंग शेयर्स, या फिर लोन्स, इस काम के लिए इस्तेमाल होता था सर, बेसिक बेसिक, ठीक है। ये ट्रेडिशनल है। पहले क्या करते थे हम लोग, जो स्पॉटिक फंक्शन होता था, स्पॉटिक फंक्शन का मैंने मतलब बता दिया आपका, क्या है, जो कभी कभी इस्तेमाल हो, ठीक है ना, नॉट रेगुलर हो, जो नॉट, आप लिख सकते हो इसमें, नॉट रेगुलर, जो कि रेगुलर ना हो, रेगुलर नहीं था, कभी कभी इस्तेमाल होता था ये, ठीक है। दूसरा आपका क्या मैंने बताया, एक्सटर्नल पर्पस था, फॉर द आउटसाइडर, आउटसाइडर के लिए हम करते थे बस, ताकि बाहर के लोगों को हम इम्प्रेस कर सकें बस अपने बिजनेस को दिखा के, ठीक है ना, इंटरनल नहीं था ये। प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन के बारे में था, सिर्फ पैसा उठाओ उसे खर्च करो। सेकेंडरी फंक्शन था, ठीक है ना, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, तुम्हारा ओपनिंग ऑफ बिजनेस, रेजिंग ऑफ लोन एंड शेयर्स, इसके रिलेटेड था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। बट मॉडर्न क्या है, मॉडर्न में क्या है, इन डेप्थ स्टडी हुई इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट है आपका इन डेप्थ स्टडी। अच्छा याद रखना, ये 90 सेंचुरी में और था ये 90 सेंचुरी तक का सिनेरियो है ये आपका। इसके बाद मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, इन डेप्थ स्टडी हुई इसके बारे में, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्पसेस निकाले इसके, क्या इंटरनल काम है इसके, क्या एक्सटर्नल काम है। फाइनेंस सिर्फ ऐसा है कि बाहर के लोगों को दिखाने के लिए हो ना, अगर मुझे अपने अंदर से भी मुझे अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। अब प्रोक्यूरमेंट यूटिलाइजेशन के बाद इसमें एक चीज़ और इसमें ऐड हुई, जो कि एलोकेशन, जो कि कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव एलोकेशन, ये एलोकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। और नए जो चीज़ें हैं उसमें क्या है, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी आ गई, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, किसका बच्चा दहाड़ रहा है ना पागलों की तरह, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी हो गया, और आपका फाइनेंशियल हेल्थ देखे जाने लगी बिजनेस की, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस, ये वाली चीज़ है। ये आपका एक मॉडर्न तरीके में आ गई चीज़ें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस एक तरीके से हो गया फाइनेंस में, ठीक है ना। ये मॉडर्न अप्रोच जो मैंने अभी आपको बताई, आप यहाँ से रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये वाली बात है। चलिए आगे और डील करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म अब इसके बाद आता है हमारा अलग तरीके से, एक सेकंड। ये हमने देख लिया, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच हमने देख ली। उसमें अब ज़रूरी नहीं है हर चीज़ स्टडी में ज़रूरी नहीं होती, जैसे कुछ चीज़ें, जैसे अब ये है, इसका इतना कोई यूज़ है नहीं, अननेसेसरी फिर हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलिवेंट है वही पढ़ना होता है। आप इसको देख सकते हो, कुछ वो नहीं है, पर इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ना आपको ये कहीं पूछे जाने वाली चीज़ है, ना इसका कोई सेंस बनता है, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, ये है इंटरेस्ट, जैसे कि इसमें बोला है कि मैनेजरियल अप्रोच क्या है एक तरीके से, यानी मैनेजरियल अप्रोच क्या हो गई। तो मैनेजरियल अप्रोच में क्या हो गया आपका, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड होता है और एक्सपेंडिचर ऑफ फंड होता है। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो चीज़ें हैं, इसका जो मेन जो पर्पस है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जिसको हम रोटेशन ऑफ फंड भी बोल सकते हैं। होता क्या है, किसी भी कंपनी में जो फंड होता है, फंड जो होता है वो क्या, इन अनलिमिटेड तो होता नहीं है, अनलिमिटेड फंड तो होता नहीं किसी बिजनेस में। तो हम उसके लिए, सिचुएशन के लिए क्या करते हैं, रोटेशन ऑफ फंड यूज करते हैं। रोटेशन ऑफ फंड का मतलब क्या होता है,
हम लोग क्या करेंगे, प्रोक्यूरमेंट और एक्सपेंडिचर इस तरीके से करेंगे कि हमारा वो इफेक्टिव यूज हो, एफिशिएंट यूज हो, हमें और फंड की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। तो इसको हम रोटेशन ऑफ फंड एक तरीके से बोल सकते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आपका रेलिवेंट है नहीं। अब मेन आपकी चीज़ आती है ये, जो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ जाती है कई बार। ओके, आई होप, अच्छा ये वाली चीज़ और है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस मनी एंड कैपिटल एंड क्रेडिट, ये सब चीज़ आपको पता ही होंगी, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऑल्दो द फाइनेंशियल सिस्टम लिंक टू ऑल अबव फोर बट स्टिल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये चारों चीज़ें एक जैसी लगती हैं पर अलग अलग है। जैसे फाइनेंस जो है वो क्या है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है जिसके अंदर मनी, कैपिटल, क्रेडिट सब चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। बिजनेस फाइनेंस इज लिंक विद द मॉनेटरी रिसोर्सेज, यानी कि जो फाइनेंस है वो क्या है, बिजनेस फाइनेंस जो है, बिजनेस फाइनेंस जो है वो क्या है, सुपर सेट बोल सकते हैं, सुपर सेट ऑफ ऑल मॉनेटरी एस्पेक्ट, सारे मॉनेटरी एस्पेक्ट का सुपर सेट एक तरीके से। जैसे कि इसके अंदर ही क्या आ जाएगा, मनी आ जाएगा, इसके अंदर ही क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, और इसके अंदर ही क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। ये सब चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी। ये बिजनेस फाइनेंस ही हो गया। फिर मनी की बात करें, मनी मतलब क्या हो गया, फंड हो गए, फंड यूज्ड इन बिजनेस, ठीक है ना। कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल वो चीज़ हो गई जो हम डायरेक्टली बिजनेस में एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एज अपनी वेल्थ, जो हमारी जो वेल्थ है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बिजनेस में, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल हो गई वो हमारी एक तरीके से, ये है। और क्रेडिट का मतलब क्या है, आप जो बिजनेस चलाने के लिए जो मनी जो अवेल कर रहे हो, ठीक है ना, मनी को जो अवेल कर रहे हो बाकी लोगों से, उसको आप क्रेडिट बोल सकते हो, ये वाली चीज़ है। अब मेन आता है आपका ये, फाइनेंस कितने तरह के होते हैं बेसिकली। जब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करेंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस, जब मैं कभी कॉर्पोरेट फाइनेंस की अगर बात करूंगा आपकी अपने आप में, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो तीन तरह का हो गया आपका। पहला हो गया शॉर्ट टर्म, फिर हो गया लॉन्ग टर्म, और एक हो गया बेटा मीडियम टर्म। ये तीन तरह के आपके फंड्स होते हैं। शॉर्ट टर्म जनरली क्या होता है, वो क्या है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं उसको, यूजिंग फॉर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए यूज होता है इसका, बिजनेस चलाने के लिए यूज होता है। ये क्या होता है, अप टू द ईयर होता है, अप टू 1 ईयर, एक साल के लिए होता है ये, याद रखना। जो शॉर्ट टर्म है वो क्या है, एक साल के लिए होगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। कॉर्पोरेट बिजनेस, कॉर्पोरेट फंड है वो, कॉर्पोरेट फंड क्या हो गया, बिजनेस का फंड, कॉर्पोरेट फाइनेंस जो हो गया बिजनेस का फाइनेंस हो गया। उसके अंदर हमने तीन चीज़ देखी, पहला क्या है शॉर्ट टर्म, जो कि ये है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस है इसको हम वर्किंग फाइनेंस भी बोल सकते हैं अपने आप में, ठीक है ना। इसको हम वर्किंग फाइनेंस भी बोल सकते हैं या फिर वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल है तो ये क्या हो गया, मैक्स टू मैक्स कितने टाइम के लिए हो गया, एक साल के लिए हो गया, पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो, एक साल की वाली बात ना लिख के आप ले लिख सकते हो 1 ईयर और अप टू द ऑपरेटिंग साइकिल, अप टू द ऑपरेटिंग साइकिल, ये वाली बात भी आप इसके अंदर लिख सकते हो बिना झिझक के। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है एक टाइम पीरियड जिसमें हमारा जो बिजनेस जो है कैश कन्वर्ट करके हमको देगा फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स एंड द फ्रॉम द डायरेक्टली अमाउंट फ्रॉम द आवर डेटर्स, ये वाली बात आ गई, ठीक है। दूसरा हो गया मीडियम टर्म लोन, अच्छा शॉर्ट टर्म मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है सेकंड नंबर पे मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन क्या होता है, एक साल से लेके 5 साल तक के लिए जो होता है, ठीक है ना, जो कि बिजनेस में स्मॉल एसेट्स एक्वायर करने के लिए यूज होता है, बिजनेस में स्मॉल एसेट्स एक्वायर करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना, जो कि बिजनेस को एक तरीके से आप मान सकते हो सस्टेन करने में हेल्प करता है, सस्टेन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना, ये वाली चीज है। और लास्ट में आपका आता है लॉन्ग टर्म लोन, ये आ गया। लॉन्ग टर्म लोन जो होता है वो आपका क्या है, कम से कम 10 से लेके 20 साल तक के लिए होगा, जो ये लिख रहा, ठीक है ना। शॉर्ट जो शॉर्ट टर्म लोन था उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। मीडियम टर्म का कोई अल्टरनेट नाम
है नहीं। और इसका याद रखना, लॉन्ग टर्म जो है इसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स फाइनेंस या फिर कैपिटल फाइनेंस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये है, इसका यूज क्या होता है, फॉर इमूवेबल एसेट्स, हम क्या करते हैं, परमानेंट एसेट एक्विजिशन के लिए यूज करते हैं इसको, परमानेंट एसेट एक्विजिशन के लिए यूज होता है ये। या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्विजिशन के लिए होता है, जैसे कि लैंड बिल्डिंग खरीद लिया, प्लांट लगा लिया, फर्नीचर लगा लिया, ये सब चीज़ों के लिए यूज होता है। रिपेयर के लिए भी यूज कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। मॉडर्नाइजेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है ये, ठीक है ना। ये वाली चीज़ है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के सोर्सेज क्या होते हैं, ये मेजर सोर्सेज हैं फाइनेंस के। इसमें सबसे पहले शेयर है, जो आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ा होगा, डिवेंचर भी पढ़ा होगा। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस ये अभी यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करा है ठीक से, और इंटरनेशनल फाइनेंस भी एक्सप्लेन नहीं करा है। ये जहाँ तक है ये आपका MBA में या फिर आप M.Com में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। फैक्टरिंग वगैरह आती है इसके अंदर, तो मुझे नहीं लगता अभी एक्सप्लेन करा होगा आगे जहाँ तक। सबसे पहले शेयर पढ़ लेते हैं और डिवेंचर पढ़ लेते हैं। अब तक आपने शेयर जो पढ़ा, वो शेयर का मतलब क्या था, शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, यानी कि एक स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है शेयर कैपिटल को, उसको हम शेयर बोल देते हैं। नो इशू, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप बोल सकते हो शेयर का मतलब क्या, ओनरशिप राइट ऑफ अ कंपनी। शेयर मीनिंग, शेयर्स इज ओनरशिप राइट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का ओनरशिप जो राइट है उसको हम शेयर बोल सकते हैं एक तरीके से। इतनी बात आई होप क्लियर है। मैं आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा इलेबोरेट करके ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप ग्रेजुएशन पे आ चुके हैं, और आपको स्पून फीडिंग नहीं कराई जाएगी इस सिचुएशन में। आपको खुद से चीज़ें लिखनी होंगी, खुद से समझना होगा, कुछ खुद से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ये वाली चीज़ है। या फिर आप खुद से इसकी एप्लीकेबिलिटी लिखनी पड़ेगी। ये है, ये इतना, और मैं केवल एक्सप्लेन कर सकता हूँ चीज़ों के बारे में आपको। शेयर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, चलो। अब शेयर्स में भी काफ़ी तरह के शेयर्स होते हैं, जिसमें से एक हो गया इक्विटी शेयर, एक हो गया राइट शेयर, ठीक है ना। एक एक करके समझते हैं। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, फॉर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी शेयर आर द ग्रेट इंपॉर्टेंस, फॉर दिस रीजन दे आर नोन फॉर द पिलर ऑफ द स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत नहीं, भाड़ में जान दो, इतनी फालतू की बात है। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं जो कि क्या है, ओनरशिप राइट आपको ग्रांट करते हैं अगेंस्ट योर पेमेंट। आप अपनी जो पेमेंट करते हो उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, आपको ओनरशिप राइट ग्रांट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप क्या करते हो, वोटिंग राइट्स को होल्ड करते हो। इतनी सी बात याद रखो, ठीक है। राइट शेयर क्या होते हैं, राइट शेयर के बारे में आप खुद से पढ़ लेना, इसमें लिख नहीं रहा है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है इस समय, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं जब तक। डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर है। एक होता है ब्लू चिप, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स में हम लोग बात करते हैं ब्लू चिप शेयर। ब्लू चिप शेयर जो होते हैं वो वाले शेयर होते हैं जो कि क्या है, टॉप कंपनीज के होते हैं शेयर, टॉप कंपनी शेयर्स। और एज पर इंडेक्स देयर परफॉर्मेंस आर मेजर्ड, देयर परफॉर्मेंस आर मेजर। इनकी परफॉर्मेंस जो है इंडेक्स के अकॉर्डिंग मेजर करी जाती है। और जो है इनको टॉप कंपनीज के शेयर बोलते हैं, ब्लू चिप शेयर बोलते हैं इनको, ठीक है ना। जैसे कि इंडिया में टॉप कंपनीज कौन कौन सी है हमारी, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, बिरला हो गई, ये सब क्या ब्लू चिप शेयर्स हैं। HDFC वगैरह हो गई, ये सब टॉप कंपनी है हमारी। और जो इंडेक्स होता है, किसी भी कंट्री का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स मतलब कि शेयर मार्केट, जैसे कि आपने देखा कि निफ्टी 50 हो गया, या फिर आपका स्टॉक मार्केट में आपका सेंसेक्स हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या इंडेक्स है। तो उस इंडेक्स को जब हम बनाते हैं तो इन कंपनीज का कंट्रीब्यूशन लेते हैं हम, ठीक है ना। टोटल 50 कंपनी, 60 कंपनी, जो भी कंपनीज हम जोड़ते हैं तब एक इंडेक्स डिफाइन होता है। अगर इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करेगा तो ब्लू चिप जो शेयर्स हैं वो ऊपर जाएंगे, और अगर इंडेक्स अगर नीचे परफॉर्म करेगा, इसका मतलब क्या है, ब्लू चिप शेयर्स जो है वो नीचे जा रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अगर ये कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो हमको पता चलता है कि शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर कंपनी खराब परफॉर्म करेंगी तो इसका मतलब शेयर मार्केट भी गिर जाता है। ये वाली चीज़ है। दूसरा होगा ग्रोथ शेयर्स। ग्रोथ शेयर्स का मतलब क्या होता है, हाई पोटेंशियल शेयर्स, हाई पोटेंशियल शेयर्स, ऐसे शेयर जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत है ग्रोथ का फ्यूचर में। आज उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, पर आगे जाके फ्यूचर में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी उनकी। ये वाले हुए।
फिर आपका आता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक शेयर्स। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक शेयर का मतलब हो गया, साइक्लिक शेयर का मतलब पहले मतलब समझते हैं हम। साइक्लिक शेयर का मतलब हो गया दो शेयर हु आर चेंजिंग नेशन इकोनॉमी और इंटरनलाइजेशन इकोनॉमी आर नोन एज साइक्लिक शेयर्स। कहने का मतलब क्या है, इनकी जो अच्छा देखो, दो शेयर्स विच अंडरगो फ्लक्चुएशन इन मार्केट। साइक्लिक शेयर जो है, साइक्लिकल शेयर्स जो होते हैं, इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमिक साइकिल को फॉलो करते हैं। अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये भी बढ़ते हैं, और इकोनॉमी जब नीचे जा रही होती है तो ये भी नीचे चले जाते हैं। जैसे कि स्टेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की जो कंपनियां होती हैं, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो इन शेयर्स के प्राइस भी अच्छे हैं। या फिर ऑटोमोबाइल्स, यानी कि जब गाड़ियां ज़्यादा बिक रही हैं, जो लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, सीमेंट वगैरह है, इंजीनियरिंग का सामान ज़्यादा बिक रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी ज़्यादा इनका शेयर का प्राइस भी ऊपर जा रहा है। पर जब ये सब नीचे चीज़ आने लग जाती हैं, जैसे कि अभी सीमेंट का प्राइस गिर रहा है, या फिर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इनके शेयर प्राइस भी नीचे आ जाएंगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक जो साइकिल है उसको फॉलो करते हैं। अगर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है तो ये भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और नहीं तो नहीं। नॉन साइक्लिकल शेयर का मतलब क्या है, अगर इकोनॉमी परफॉर्म करे या ना करे, पर ये शेयर चलते जरूर है, ठीक है ना, एवरग्रीन शेयर मान के चल लो आप इनको। तो नॉन साइक्लिकल शेयर्स में क्या होगा, शेयर ऑफ इंश्योरेंस। आप कुछ भी करो, इंश्योरेंस तो लोगे ही लोगे आप चीज़ों का, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, चाहे इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करे या खराब परफॉर्म करे। दूसरा है अदर काइंड्स ऑफ शेयर, जिसमें क्या अल्फा शेयर्स हो गए, स्वेट शेयर्स हो गए, डिफेंसिव शेयर्स हो गए, टर्न अराउंड शेयर्स हो गए। आप लिखते चलो एक बार। अल्फा शेयर्स का मतलब वो होता है, वो शेयर्स जो क्या इंडस्ट्री में सबसे आगे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहे होते हैं। स्वेट शेयर्स का मतलब वो होता है, वो वाले शेयर्स जो स्वेट शेयर्स आर द शेयर्स आई थिंक which are given to the employees or the directors of the company either at the discount or either at the low price। जो डिस्काउंट पे या लो प्राइस पे अपने कंपनी के एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को दिया जाता है, या फिर अदर देन कंसिडरेशन देन कैश के थ्रू। या फिर कई बार ऐसा होता है कैश नहीं है अगर कंपनी के पास, तो वो शेयर जो है दे देती है बोनस के रूप में। फिर होता है डिफेंसिव शेयर्स। डिफेंसिव शेयर्स आर द काइंड ऑफ शेयर्स वेयर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न इज अश्योर्ड, यानी कि यहाँ पे क्या मिनिमम अमाउंट जो है वो अश्योर्ड होती है कि इतना पैसा तो ये बना के देंगे ही देंगे। टर्न अराउंड शेयर्स, टर्न अराउंड शेयर्स मींस आर दो शेयर्स विच आर अंडरडॉग शेयर्स। अंडरडॉग होते हैं ये। अंडरडॉग का मतलब क्या है, अंडर परफॉर्म्ड, अंडर परफॉर्म्ड, ये अंडर परफॉर्म थे अभी तक, और अभी देयर विल बी सम चेंजेस इन देयर कंपनी एंड नाउ दे आर गोइंग परफॉर्मिंग टू वेल, यानी कि अब ये अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, और ये अब आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये क्या टर्न अराउंड शेयर्स हो गए आपके। फिर आपके बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। प्रेफरेंस शेयर आपको पता ही है, वो शेयर्स होते हैं बेटा जिसको डिविडेंड में पहले क्लेम मिलता है। इसके अंदर क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड। अगर डिविडेंड आज नहीं है तो इकट्ठा होता जाएगा, और जब भी डिविडेंड होगा तो इनको पहले पेमेंट कर दिया जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि अगर डिविडेंड है तो मिलेगा, और डिविडेंड अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही होता है रिडीमेबल एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद इनका पैसा रिटर्न करना होता है और शेयर्स रिडीम हो जाते हैं। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है दे आर नॉट गोइंग टू बी रिडीम, और in the end of the day either they are remain going to be the preference share or they are going to convert into a equity share। ये वाली सिचुएशन होती है इनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपका आता है फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है एक तरीके से दीज काइंड ऑफ शेयर विच आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द ऑर्डिनरी शेयर्स। आने वाले टाइम में जो ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे ही होंगे ये वाले शेयर, ठीक है ना, ये है। फिर आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब आप समझना, अब इसमें भूल मत जाना, मतलब गड़बड़ हो जाती है कई बार। पार्टिसिपेटिंग का मतलब लोग समझते हैं कि वोटिंग राइट में पार्टिसिपेशन मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है आफ्टर गेटिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, आफ्टर गेटिंग द सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट whatever the profit has been left with the organization, जो भी प्रॉफिट बचता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, दे आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट प्रॉफिट ऑल्सो। यानी कि एक नॉर्मल प्रॉफिट तो है ही है इनको, सपोज करो नॉर्मल प्रॉफिट है 10% का, वो इनको मिल गया। अभी भी प्रॉफिट जो है बचा हुआ है 15-25% बचा हुआ है, तो अब इस 25% में भी इनको बोनस मिलेगा एक तरीके से। तो ये क्या है, फिक्स अमाउंट के बाद, एक तो फिक्स था इनका, फिक्स के बाद भी जो इनको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो क्या बोलेंगे हम, एक तरीके से इनको
बोनस मिल गया इनको, तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हो गई, यानी कि पैसा जो मिलना था वो तो मिला ही, पर एक्स्ट्रा वो मिल गया इनको। नेक्स्ट आपका आ गया वोटिंग राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनके क्या है वोटिंग राइट्स भी होते हैं, ठीक है, ये वाली चीज है। आप चाहो तो एक रेजोल्यूशन पास करके वोटिंग राइट्स वाले प्रेफरेंस शेयर भी आप लेके आ सकते हो कंपनी के अंदर, या फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करने में इनकेपेबल है किसी कंपनी के अंदर, तब भी आप वोटिंग राइट्स जो है अपने जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको देने पड़ेंगे आपको, ये वाली सिचुएशन होती है। देन आफ्टर हम बात करते हैं डिवेंचर्स के बारे में। डिवेंचर्स का मतलब होता है इट इज द एक्नॉलेज डेप ऑफ द कंपनी, एक्नॉलेज डेप ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी ने जो डेप्ट एक्नॉलेज कर लिया अपने ऊपर, दैट मीन्स दैट इज द डेप्ट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी क्या है अपने ऊपर एक डेप्ट एक्नॉलेज कर लेती है। कंपनी आइदर गोइंग टू इशू some kind of paper which is written by the company or having all the necessary details upon it, accepting that they have been accepting the debt from that person against it, ये वाली चीज है, ठीक है ना। तो ये आपका डिवेंचर हो गया। अब डिवेंचर में क्या क्या होता है आपका, डिवेंचर क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल हो गई, यानी कि आपको ऐसा तो नहीं कि आज आप अगर उठा रहे हो किसी से पैसा तो आपको आज ही देना है, आराम से देना होता है, लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म होता है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, 10-20 साल के लिए होता है। मार्केटेबल होता है, आप चाहो तो कभी भी इस डिवेंचर उतारोगे मार्केट में, लोग परचेज कर लेते हैं डिवेंचर को, ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। अब डिवेंचर के कुछ टाइप और होते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। एक होता है सिक्योर डिवेंचर, एक होता है अनसिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर का मतलब होता है दोज डिवेंचर विच हैव सम चार्ज अगेंस्ट देयर डेप्ट, जब किसी डेप्ट के अगेंस्ट में कोई चार्ज हो तो उसको सिक्योर डिवेंचर बोलेंगे। चार्ज का मतलब होता है बेटा आपका सिक्योरिटी। अगर मैं मार्केट से 60 करोड़ का डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, मार्केट में मैंने डिवेंचर इशू करा, मेरा LIC कंपनी है, 60 करोड़ के डिवेंचर इशू करे, बदले मैंने क्या करा, 50 करोड़ की एसेट रख दी किसके पास, बैंक के पास। तो अब ये मेरा क्या हो गया, चार्ज क्रिएट कर दिया मैंने एक तरीके से, मान के चलो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करा मैंने, सिक्योर्ड कर दिया, कल को अगर मैं डिवेंचर होल्डर्स को पैसा नहीं लौटाता हूँ तो मेरी एसेट बेच के डिवेंचर होल्डर्स को पैसा लौटा दिया जाएगा। एक होता है अनसिक्योर्ड डिवेंचर, जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटीज प्लेज नहीं होती, मॉर्गेज नहीं होती है। प्लेज और मॉर्गेज का मतलब होता है किसी सिक्योरिटी का किसी जगह पे रखना, ठीक है ना। वो अनसिक्योर्ड डिवेंचर हो गए, जहाँ पे क्या है, अगर नॉन पेमेंट होता है तो आपको नॉन पेमेंट के सिनेरियो में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा कंपनी की तरफ से, ये रिस्की होते हैं एक तरीके से नो अनसिक्योर्ड वाले। एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब होता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको ये पैसा जो है रिटर्न करना ही पड़ेगा आपको, जो फेस वैल्यू है, सपोज करो फेस वैल्यू क्या है 50,000 की एक, और 10% का इंटरेस्ट है, तो आपने क्या करा, 10 साल तक 5-5 हज़ार रुपये 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से दिए, और 10 साल में आके आपने क्या करा, 50,000 रुपये रिटर्न कर दिए, तो ये आपका क्या हो गया, रिडीमेबल हो गया। एक हो गया रिडीमेबल डिवेंचर, इस सिचुएशन में क्या होता है, आप उस डिवेंचर को क्या है हमेशा लाइफ टाइम या तो चलाते रहोगे या फिर उसको कन्वर्ट कर दोगे शेयर वगैरह में। एक होता है रजिस्टर्ड और बियरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर का मतलब होता है जिस किसी का नाम लिखा होगा उस डिवेंचर के ऊपर, उसी को इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी, तो ये क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। क्योंकि जो जैसे कि अब मैंने डिवेंचर इशू करा मार्केट में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, जिसने भी मेरा डिवेंचर परचेज करा उसका नाम तो कंपनी के रजिस्टर्ड में लिख दिया जाता है, और जो डिवेंचर होल्डर है उसको कंपनी का डिवेंचर मिल जाता है। तो देखो, डिवेंचर जो डॉक्यूमेंट है उस पर बंदे का नाम लिखा हुआ है, और कंपनी का जो रजिस्टर्ड है उस पर बंदे का नाम लिखा हुआ है, तो दो रजिस्टर्ड है ये। तो अब पैसा किसको मिलेगा, इसी बंदे को मिलेगा। कोई कोई नया बंदा आता है तो इसको पैसा नहीं मिलेगा जब तक कि ये ट्रांसफर नहीं हो जाता, ठीक है ना, याद रखना ये वाली चीज। तो रजिस्टर्ड में क्या है, आप कंपनी के रजिस्टर्ड में नाम रजिस्टर्ड कर लेते हो डिवेंचर होल्डर का। एक होता है बियरर डिवेंचर। बियरर डिवेंचर से मतलब समझ सकते हो, दोज हुएवर हैव द पोजेशन ऑफ द डिवेंचर आर गोइंग टू गेट द डिवेंचर अमाउंट और द इंटरेस्ट अमाउंट। दोज हुएवर द बियर द डिवेंचर, जिसके पास भी डिवेंचर होल्ड होगा उस समय पे उसी को इंटरेस्ट पेमेंट और डिवेंचर का अमाउंट मिलेगा, ये वाली चीज है। फिर आपके कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आ जाते हैं, ठीक है ना, आपको ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। कुछ टैक्स फ्री डिवेंचर होते हैं, जैसे कि अगर आपने ये डिवेंचर परचेज कर लिया तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हो गए, क्यूमुलेटिव बॉन्ड्स हो गए, ठीक है ना, नॉन क्यूमुलेटिव बॉन्ड्स हो गए, सिक्योर्ड प्रीमियम बॉन्ड्स हो गए,
ये एक्सप्लेन नहीं करे हैं, ये सिर्फ आपको लिख के छोड़ देने हैं, ठीक है ना? और आप चाहो तो खुद से सर्च कर सकते हो, पर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है? ये है। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी इश्यू है किसी तरीके का, तो मुझे आप लोग कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई आई होप टाइम से देने का ट्राई करूँगा, ये है। अगर आप लोगों के पास किसी को सच में यहाँ तक वीडियो अगर देखी है, तो प्लीज़ एक काम करिएगा, जैसे कि ये डिवेंचर्स हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, तो आप इन सबको एक लाइन में एक्सप्लेन करके कमेंट्स पे लिख दीजिएगा, जिससे कि कोई और हो तो वही पढ़ सके, ठीक है ना? ये वाली चीज़ है। दैट्स इट।